हमारा ब्रह्मांड। जहां तक आप टेलीस्कोप से नजर डालो तो आपको यहाँ हर चीज परफेक्ट लगेगी। कैसे 200 खरब गैलेक्सीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं और कैसे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक फोर्स एक खास तरह से काम करते हुए पूरे यूनिवर्स को स्टेबल बना रही है। मैटर और एंटी मैटर कोई एक दूसरे से टकराकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप ब्रह्मांड के कॉस्मिक पैरामीटर्स जैसे डेंसिटी, एक्सपेंशन रेट यानी इसके फैलाव की स्पीड, लाइट की स्पीड और साथ में इसके कर्वेचर यानी इसकी शेप को देखें तो ये एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर इनमें जरा सा भी बदलाव होता तो हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग होने के बाद तुरंत कोलैप्स हो जाता या फिर इतनी तेजी से एक्सपेंड करता कि तारे और गैलेक्सीज कभी बन ही नहीं पाते, या फिर एटम स्टेबल नहीं होते और फिर ना तो पृथ्वी बनती और ना ही हम इंसान इस ब्रह्मांड में कदम रख पाते। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ब्रह्मांड एकदम स्टेबल है और 14 अरब सालों से लगातार एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि यूनिवर्स इतना परफेक्ट है? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ब्रह्मांड की इन्हीं रहस्यमयी सवालों के ऊपर है, जहां आप पहली बार ऐसे सवालों का सामना करोगे जिसके उत्तर लाखों सालों से किसी भी इंसान के पास नहीं है। कोई नहीं जानता है कि बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर मात्रा में बने तो हमें फिर केवल मैटर क्यों दिखाई देता है। हम क्यों नहीं एंटी मैटर से बना यूनिवर्स या कोई भी प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी नहीं देख पाते हैं। इसके साथ साथ आप एक ऐसी कॉस्मिक प्रॉब्लम का भी सामना करोगे जो पूरे बिग बैंग मॉडल को ही झूठा साबित कर सकती है। वहीं इसके बाद आप ये जानोगे कि आखिर हमारा यूनिवर्स एकदम परफेक्ट क्यों है और इसकी रियल शेप क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए कमर कस लीजिए और मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखिए। ये आपके ब्रह्मांड को लेकर पूरी सोच बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग धमाके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इस धमाके से तुरंत ही ढेर सारा मैटर रिलीज हुआ और इस मैटर से फिर गैलेक्सीज, तारे और ग्रह बने और फिर हमारा जन्म हुआ। पर इन बातों से ज्यादा वैज्ञानिक ये सोचकर परेशान होते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तो मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर मात्रा में बनने चाहिए थे। पर जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैटर ही दिखाई देता है। एंटी मैटर का नामो निशान ही नहीं मिलता। अरबों गैलेक्सीज, तारे और खुद हम सब मैटर से ही बने हैं, पर आज तक हमने एंटी मैटर से बनी कोई चीज नहीं देखी है। तो अगर जब बिग बैंग के समय ये दोनों ही बराबर मात्रा में बने तो फिर एंटी मैटर कहाँ गायब हो गया? क्यों हमें ब्रह्मांड में केवल मैटर ही मैटर दिखाई देता है? तो इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कॉइन है और आप उसे उछालते हो तो 50% चांस है कि वह हेड आएगा और 50% टेल्स। तो इसी तरह शुरुआती ब्रह्मांड में भी 50% मैटर और 50% एंटी मैटर होनी चाहिए थी, यानी बिल्कुल इक्वल। पर अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते, क्योंकि जैसे ही मैटर को आप एंटी मैटर से मिलाते हैं तो दोनों सेकंड से भी कम समय में एनिहिलेट यानी पूरी तरह एक विशाल एक्सप्लोजन करके खत्म हो जाते हैं और 100% एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर ब्रह्मांड में दोनों ही बराबर मात्रा में थे तो फिजिक्स के अनुसार इन दोनों को तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए था। मैटर का हर पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराकर खत्म हो जाता और फिर ब्रह्मांड में ना तो मैटर बचता और ना ही एंटी मैटर। बचते तो केवल और केवल फोटॉन्स यानी लाइट के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचता, न एक भी स्टार, ना प्लैनेट और ना ही हम। पर आप देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैटर तो बच गया पर एंटी मैटर कहाँ गया? तो वैज्ञानिक इस मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री के कई इस तरह के रीजन बताते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो आइए इन रीजंस को जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिक फिजिक्स को मैटर के लिए बायस्ड मानते हैं। फिजिक्स एंटी मैटर से ज्यादा मैटर को लाइक करती है। चलिए इसे समझने के लिए फिर से कॉइन के एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले मैंने बताया कि आपने अपने कॉइन से टॉस किया तो हेड और टेल्स आने के 50-50% चांस थे। हेड यानी मैटर और टेल्स यानी एंटी मैटर, ये दोनों हमेशा बराबर रहते। अगर आप 10 अरब बार भी इन्हें उछालो
तो 500 करोड़ बार हेड यानी मैटर बनता और 500 करोड़ बार टेल्स यानी एंटी मैटर बनता। ये सिलसिला खरबों बार भी जारी रहता। पर अगर अब यहाँ पर आपका सिक्का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो अब आपके हेड और टेल्स में बदलाव भी दिखाई देने लगेगा। सोचिए हर 10 अरब में सिर्फ एक बार हेड एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक ऐसा ही ब्रह्मांड में बिग बैंग के समय हुआ होगा। जब 10 अरब पार्टिकल्स बन रहे होंगे तो उसमें हर बार मैटर का एक अलग पार्टिकल बन जाता होगा। ये बदलाव देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, पर अगर यूनिवर्स के स्केल पर देखें जहां इतने पार्टिकल्स बने जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल मैटर और एंटीमैटर के टक्कर से बच गया होगा और फिर इसी बचे हुए मैटर के पार्टिकल से मिलकर ब्रह्मांड में तारे, गैलेक्सीज, ग्रह और हम बने। पर अब सवाल आता है कि आखिर फिजिक्स यह मैटर के लिए बायस क्यों हुआ? क्यों उसने मैटर को एंटी मैटर से ज्यादा लाइक किया? तो इसके पीछे महान फिजिसिस्ट एंड्रे सखरोव 3 जरूरी कंडीशंस बताते हैं जिसके कारण मैटर ने एंटी मैटर पर डोमिनेंस हासिल कर ली। पहली कंडीशन ये है कि ब्रह्मांड में जरूर कोई ऐसा प्रोसेस काम करता है जो ब्रह्मांड में बनने वाले पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का बैलेंस बदल देता है। जब भी इनका नेट नंबर निकाला जाता है तो हमेशा पार्टिकल्स यानी मैटर ज्यादा दिखाई देता है और एंटी मैटर हमेशा पीछे रहता है। अगर ये कंडीशन ना हो तो ब्रह्मांड में हमेशा दोनों पार्टिकल बराबर मात्रा में बनेंगे, फिर एक दूसरे से टकराकर खुद को खत्म कर लेंगे। ऐसे में ब्रह्मांड हमेशा खाली रहेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। वहीं दूसरी कंडीशन है सीपी वायोलेशन। यहाँ सी का मतलब चार्ज है, यानी अगर चार्ज बदल जाए तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल में बदल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो वहीं इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है। वहीं पी का मतलब है पैरिटी, यानी अगर आप एक रिएक्शन करते हैं और उसे मिरर में देखते हैं तो जो रियल में है वही मिरर में भी दिखाई देगा। यानी मैटर के साथ जो रिएक्शन होगी वही एंटी मैटर के साथ भी होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता है। ब्रह्मांड में मौजूद वीक फोर्स ऐसा नहीं करने देती है। इनकी वजह से जब पार्टिकल्स बनते हैं तो वे एंटी मैटर की कंपैरिजन में मैटर की ओर ज्यादा झुकते हैं और इसी वजह से आज पूरे ब्रह्मांड में केवल मैटर है और एंटी मैटर गायब है। वहीं तीसरा रीजन ये हो सकता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद इतनी तेजी से फैला और ठंडा हुआ कि बचे हुए एक्स्ट्रा मैटर के पास अपने एंटी मैटर के साथ फिर से मिलकर पूरी तरह से नष्ट होने का समय ही नहीं मिला। वह मैटर जल्दी से जम गया और आज हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, तारे, ग्रह और हम, बस उसी थोड़े से जमे हुए मैटर का नतीजा है। खैर, इन तीनों वजहों के कारण ही हमें ब्रह्मांड में आज मैटर और एंटी मैटर में ये एसिमेट्री दिखाई देती है। पर ये सब रीजन अभी केवल थ्योरी में ही एग्जिस्ट करते हैं और ये मानते हैं कि शायद ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वह हमेशा मैटर को ही ज्यादा प्रेफर करता है और एंटी मैटर को टिकने नहीं देता। खैर, जो भी हो, ये हमारे साथ काफी अच्छा हुआ है। अगर आज जरा सा भी एंटी मैटर होता तो ना तो कोई प्लेनेट होता और ना ही मैं और आप होते। खैर, मैटर और एंटी मैटर की इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया जा सकता है, पर अगली प्रॉब्लम तो पिछले 14 अरब सालों से परेशान करती आ रही है। दरअसल बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम ये हल्के एलिमेंट बने। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को समझने के लिए एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं। इन मॉडल्स के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बननी चाहिए थी, इसका अनुमान लगाया गया। पर इनमें हैरानी की बात यह है कि इन मॉडल्स में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा आज भी लगभग उतनी ही मिलती है जितनी बिग बैंग थ्योरी से भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन जब बात लिथियम की आती है तो वैज्ञानिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मॉडल के हिसाब से लिथियम जिस मात्रा में बनना चाहिए था वो असल में ब्रह्मांड में 3 से 4 गुना तक कम बना। तो आखिर ये इतना सारा लिथियम कहाँ गया? ब्रह्मांड में लिथियम का गायब हो जाना ही एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक मानी जाती है। इसे कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक मानते हैं कि जब ब्रह्मांड में पहले तारे बन रहे थे तो उन तारों के अंदर बनी लिथियम खुद खत्म हो गई होगी, क्योंकि लिथियम दूसरे एलिमेंट की तुलना में काफी नाजुक होती है और वह ज्यादा टेम्परेचर पर जल्दी टूट जाती है।
पर अगर शुरुआती तारों ने लिथियम को खत्म किया होगा तो वे ब्रह्मांड में 75% तक लिथियम खत्म नहीं कर सकते हैं। जरूर कुछ और बात है। खैर, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उनका बिग बैंग का मॉडल ही शायद अधूरा है, जिससे लिथियम की ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। या ये भी हो सकता है कि जब लिथियम का निर्माण हो रहा होगा तो उस समय किसी अजीब मैटर या एनर्जी ने उसे डिस्टर्ब किया और वह एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से काफी कम क्वांटिटी में ही यूनिवर्स में बनी। अगर आप बाकी एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को देखें तो जो वैल्यू इनकी मैथमेटिकल मॉडल्स में निकल कर आती है उतनी ही एक्सपेक्टेड मात्रा में ब्रह्मांड में ये दोनों एलिमेंट मौजूद हैं, पर लिथियम एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से 4 गुना कम ही निकलती है। हजारों बार कैलकुलेशन करने के बाद भी लिथियम के साथ ऐसा ही होता है। खैर, इतनी सारी थ्योरीज के आने के बाद भी इस लिथियम प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आज तक नहीं मिल सका है। कोई नहीं जानता है कि वास्तव में ब्रह्मांड में लिथियम को कौन गायब करके कहां ले गया। खैर, जो भी हो सकता है कि भविष्य में सॉल्व भी हो जाए। पर अब जो तीसरी सबसे खतरनाक प्रॉब्लम, या आप उसे ये समझें कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आपके पक्का होश उड़ा देगी। स्क्रीन पर ये इमेज देखिए। इसे साल 2012 में हबल टेलीस्कोप ने कई दिनों के एक्सपोजर में खींचा था। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज कहते हैं और इसमें करीब 10,000 गैलेक्सीज तक दिखाई देती हैं। अब आप हैरान रह जाओगे कि इसी इमेज को आप ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से खींचोगे या दूसरी गैलेक्सी से भी, तो भी आपको ये लगभग सेम ही दिखाई देगी। जिसका मतलब है कि हम एक फ्लैट यूनिवर्स में रहते हैं, यानी यूनिवर्स की शेप फ्लैट है। किसी भी जगह से आप जाकर के देखोगे तो आपको यूनिवर्स सेम ही दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से, यानी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट से इसे नापा तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही ऑब्जर्व हुआ। पर सवाल आता है कि करंट ऑब्जर्वेशन हमें फ्लैट यूनिवर्स की ओर इशारा क्यों करती है? क्योंकि इसके फ्लैट होने के लिए बिग बैंग के समय इसकी डेंसिटी में अगर जरा सा भी बदलाव आ जाता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि 10 खरब 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 में से एक पार्ट भी गड़बड़ होता, तो या तो यूनिवर्स खुद में ही कोलैप्स हो जाता या फिर इतनी तेजी से एक्सपेंड करता कि कोई गैलेक्सी और स्टार कभी बनते ही नहीं। पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी यूनिवर्स एकदम परफेक्ट फाइन ट्यून है। तो ऐसा क्यों है? क्या रहस्य है कि जिससे इसे जहां से भी देखो सेम दिखता है और पूरी तरह स्टेबल लगता है? यानी इसकी फ्लैटनेस और परफेक्टनेस के पीछे क्या साइंस है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी आज तक किसी को नहीं मिला है। वैज्ञानिक कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसमें वो इसके फ्लैट आकार के लिए बिग बैंग के समय होने वाली इन्फ्लेशन यानी फैलाव को जिम्मेदार मानते हैं कि ये फैलाव सेकंड के भी कई खरब खरब हिस्से में इतनी तेज हुआ कि यूनिवर्स को कोई दूसरी शेप रखने का टाइम ही नहीं मिला। ये एकदम से इतना स्ट्रेच हुआ कि इसकी शेप फिर फ्लैट बन गई, जिसे हम आज देखते हैं। वहीं बात की जाए इसकी परफेक्ट फाइन ट्यूनिंग की कि ये क्यों इतना स्टेबल है, तो इसके पीछे यूनिवर्स के कांस्टेंट यानी वो वैल्यू जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे और एलियंस दोनों के लिए सेम ही है। इनमें अगर जरा सा भी कोई छेड़छाड़ कर दे तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, अगर जरा भी हाई होती तो स्टार जल्दी ही जलकर खत्म हो जाते, और वहीं लो होती तो ब्रह्मांड में मौजूद मैटर कभी भी एक साथ जुड़कर स्टार्स और गैलेक्सी का निर्माण नहीं करते। अगर लाइट की स्पीड कोई तेज कर दे तो भी उससे पूरा यूनिवर्स इफेक्टेड हो जाएगा। एटम्स के स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे कुछ बचेगा ही नहीं। वहीं इसकी स्पीड स्लो हो जाए तो फिर और भी बुरा असर पड़ेगा। टाइम सबके लिए स्लो हो जाएगा और यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो होकर के उसका आकार कम होने लगेगा। दूर की गैलेक्सीज दिखाई नहीं देंगी और फिर एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे और हमारा यूनिवर्स भी नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू जो आज है वो बदल जाती तो हमारा फाइन ट्यून परफेक्ट यूनिवर्स शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर करता भी तो ऐसा दिखाई देता जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर दोस्तों, ये सब कांस्टेंट एकदम परफेक्ट क्यों हैं? तो इसके पीछे वैज्ञानिक 2 प्रिंसिपल मानते हैं, जिसमें पहला है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमें ब्रह्मांड परफेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं जहां जीवन पॉसिबल था। अगर ब्रह्मांड के नियम हमारे जीवन के लिए सही नहीं होते तो हम यहाँ होते ही नहीं, और अगर हम होते ही नहीं तो ब्रह्मांड को देखने वाला भी कोई नहीं होता।
ये ऐसा ही है जैसे अगर मछली को पानी में रहना आता है तो वो यही सोचेगी कि दुनिया में सब कुछ पानी ही पानी है, उसे जमीन का अंदाजा ही नहीं होगा। इसलिए हमें यूनिवर्स भी फाइन ट्यून दिखता है। वहीं दूसरा प्रिंसिपल मल्टीवर्स का है, जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड यानी इन्फिनाइट यूनिवर्सेस मौजूद हों और हर एक में फिजिक्स के नियम और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो। किसी में ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा हो तो किसी में स्पीड ऑफ लाइट स्लो या फास्ट हो तो किसी में एटम्स ही ना बनते हों। पर इन सभी तरह के यूनिवर्स में केवल हमारा यूनिवर्स ऐसा है जहां जीवन है और हम हैं। इसलिए हमें यूनिवर्स एकदम परफेक्ट दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा यूनिवर्स स्पेशल नहीं है, हम बस लकी हैं कि हमारा यूनिवर्स ऐसा है। पर ये केवल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सिर्फ थोड़ा सहारा देते हैं। ना तो हम मल्टीवर्स को खोज पाए हैं और ना ही कोई दूसरी सभ्यता हमें मिली है जो हमसे अलग सोचती हो, ताकि हम उसके नजरिए से भी एक बार ब्रह्मांड को समझ पाएं। हम ब्रह्मांड को केवल अपने नजरिए से देखते हैं, इसलिए सभी सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इनके आंसर मिल जाएं, पर अभी के लिए तो ये हमारे लिए एक रहस्य ही बने हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप यूनिवर्स की किस बात से हैरान हुए, कमेंट जरूर करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।